नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने में एक अहम रोल निभाती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 167 की। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर अधिकारी जमीन पर जाकर पब्लिक पीस को जो खतरा है उसकी जांच पड़ताल करते कैसे हैं? क्या इसका कोई तय तरीका है? यहीं पर एंट्री होती है एक खास टर्म की, स्थानीय जांच, जिसे लोकल इंक्वायरी भी कहते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पूछताछ नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर ऑफिशियल फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। तो कानून क्या कहता है? कानून के हिसाब से ये स्थानीय जांच एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसे तब शुरू किया जाता है जब सेक्शन 164, 165 या 166 वाले मामलों में, मतलब मौके पर जाकर एकदम सटीक जानकारी जुटाना बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, इस औपचारिकता का फायदा ये है कि ये किसी भी तरह की मनमानी कार्रवाई को रोकती है और ये पक्का करती है कि जो भी फैसले लिए जाएं वो सिर्फ दावों पर नहीं बल्कि असली तथ्यों पर आधारित हों। ठीक है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन होगा, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि इसे शुरू कौन करता है, इसका चार्ज किसके पास होता है? चलिए इसकी पूरी चेन ऑफ कमांड को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप देखेंगे बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई, जांच की जरूरत है। फिर वो अपने अंडर काम करने वाले किसी मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और सबसे जरूरी बात, उस मजिस्ट्रेट को बाकायदा लिखित में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि जांच बिल्कुल सही ट्रैक पर रहे। अच्छा, तो जांच हो गई, रिपोर्ट बन गई, क्या काम यहीं खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत बहुत बड़ी होती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कानून साफ कहता है कि जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट को केस में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये लाइन भले ही छोटी सी लगे, लेकिन इसकी लीगल पावर जबरदस्त है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ कोरे कागज पर लिखे नोट्स नहीं हैं। नहीं, वो एक लीगल प्रोसेस से गुजरकर सबूत यानी एविडेंस का दर्जा पा लेते हैं और उन्हें बाकायदा कोर्ट में एक ऑफिशियल सबूत की तरह पेश किया जा सकता है, जो केस के नतीजे पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। भाई, इस पूरी कानूनी कार्रवाई का जो खर्चा पानी है वो कौन उठाता है? ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो केस में शामिल किसी भी पार्टी को खर्चा देने का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस खर्चे में क्या क्या शामिल है? जांच के जरूरी खर्चे, गवाहों पर हुआ खर्च और यहां तक कि वकील की जो रीजनेबल फीस होती है वो भी। और ये पेमेंट पूरा भी हो सकता है, कुछ हिस्से में भी, या फिर एक अनुपात में भी बांटा जा सकता है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस के हर पहलू को देख लिया है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी डिटेल्ड प्रक्रिया बनाई ही क्यों गई है? इसका असली मकसद क्या है? ये पब्लिक ऑर्डर और फेयरनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? अगर इसे शॉर्ट में समझें तो सेक्शन 167 की ये प्रक्रिया कई वजहों से बहुत अहम है। पहली बात, ये पक्का करती है कि फैसले सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और वेरीफाइड फैक्ट्स पर लिए जाएं। दूसरा, ये विवादों की जांच के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है। तीसरा, खर्चों को लेकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एविडेंस बेस्ड जस्टिस यानी सबूत पर आधारित न्याय के उसूल को मजबूत करती है, जो किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए कि फैक्ट्स पता लगाने की एक इतनी साफ सुथरी और निष्पक्ष प्रक्रिया कैसे एक ही वक्त में पब्लिक ऑर्डर भी बनाए रखती है और एक इंसान के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ये जो एक नाजुक सा बैलेंस है वो कैसे बनता है, इस पर जरूर सोचिएगा।